नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निर्वेद एकेडमी में, जहां हमारा लक्ष्य सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है बल्कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना है। मैं हूं निर्वेद ठाकुर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बड़माला का प्रैक्टिस टेस्ट 2, जिसमें हम एक क्वेश्चन 41 से और 100 तक करने वाले हैं साथियों। जैसा कि वर्णमाला की पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं, सारी चीज़ें बता दी हैं। जिन्होंने हमारी वर्णमाला की पहले वाली फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट नहीं देखा, वो पहले उसको देखे फिर इसको देखे। लेकिन देखने से पहले ये जरूर ध्यान रखें कि आपका वर्णमाला का जो कंसेप्ट है, मतलब जो थ्योरी है, वो एकदम 100% क्लियर होना चाहिए, तभी आप वर्णमाला चैप्टर की प्रैक्टिस करें। कुछ छात्र कमेंट कर रहे थे कि सर वर्णों की संख्या 53 हो रही है। तो साथियों आपको बता दूं कि आपने कहाँ पढ़ा है, किससे पढ़ा है नहीं पता, लेकिन जो वर्णों की संख्या जो 53 बताया जा रहा है, सॉरी इसको थोड़ा कमेंट आया था, जो 53 बताया जा रहा था साथियों, वो इधर उधर एक दूसरे की बहस के कारण बताया जा रहा है। ना तो एनसीईआरटी ने अभी संशोधित गजट जारी किया है, एनसीईआरटी, और ना ही सरकार ने इस पर कोई गजट जारी किया है। ठीक है, जब तक एनसीईआरटी इसको अप्रूव नहीं करेगा तब तक आपका आंसर जो है 52 ही माना जाएगा। ठीक है, तो 53 और 52 में झंझट खत्म करिए, वरना ऑब्जेक्शन लगाते रह जाएंगे। ठीक है, जब तक एनसीईआरटी अप्रूव नहीं करेगा और सरकार गजट जारी करके एनसीईआरटी को बोलेगी नहीं कि नहीं 52 नहीं 53 करिए, तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये सीधी चीज़ें चलती रहती हैं। क्यों ये चीज़ें आई सामने? क्योंकि बहुत रूमर्स फैला हुआ था हर जगह। सॉरी, एक से बढ़ के एक यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, सारी चीज़ें कहते रहते हैं। लेकिन फिलहाल जब तक एनसीईआरटी में सरकार गजट जारी करके और एनसीईआरटी वाले संशोधित नहीं करते, तब तक को 52 ही टिक करना है, 53 नहीं करना है। ठीक है, अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो एनसीईआरटी जो है ये स्पेशल नोटिस डाल के उसको संशोधित कर देते हैं। ठीक है, और बना शासन में तो जरूरी कर देते हैं। ठीक है, ये जो मुद्दा चल रहा है ना, ये बहुत समय से चल रहा है, पिछले 1 साल से चल रहा है, ये 53 और 52 वाला खेल। ठीक है, तो अब तक एनसीईआरटी ने कोई संशोधन किया नहीं है, तो कुछ होने वाला नहीं है। आपको 52 लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है। साथियों, पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो उसमें बता चुके हैं वर्णमाला को किस तरह से पढ़ने वाले हैं। बाकी कुछ तारीफ करने की आवश्यकता है नहीं, आप प्रैक्टिस सेट में देखिएगा। और रही बात जीके की, जो हमारी सीरीज चल रही है, मानव अधिकार जो है, पहला टॉपिक हमने करा दिया है, अगले टॉपिक जल्दी आपके समक्ष होंगे। और साथ ही जो पहला टॉपिक कराया है, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके वहां से मानवाधिकार टॉपिक पढ़ लीजिएगा। उससे बेहतरीन, उससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अगर विश्वास नहीं तो एक बार देखिए उस वीडियो को, 2 की स्पीड से देखिए, थोड़ा काट के देखिए इसमें मटेरियल क्या बोलता है। ठीक है, वही आपका रिजल्ट बोलेगा। चलिए साथियों, इस वीडियो को और लंबा नहीं करते हुए हम सीधे अपने कंटेंट पर चलते हैं। और आज हमको जो लगभग 60 क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने कहा कि सर 50 क्वेश्चन पर डे लेके चलिए, तो 50 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पिछली वीडियो के रह गए थे। पिछली बार हमने 40 किए थे, इस बार हम 60 करने वाले हैं। साथियों, आपको हमारा साथ देना पड़ेगा ना, तभी ना हम थोड़ा बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो आशा करते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और लगातार हम आपके लिए इस टाइप की क्लासें जो है बना पाएं। साथियों ये बता दें, ये जो सीरीज रहेगी ना, ये आने वाले कई एग्जामों के लिए, कोई भी एग्जाम दे दीजिए आप बैठ के, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अब आपको लोग बहुत डरा रहे हैं टेस्ट सीरीज बना के से, तो साथियों वर्णमाला का क्वेश्चन है वो छोटा ही रहता है। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन बनने वाले रहेंगे, आने वाले रहेंगे, आए हुए होंगे, सारे कराएंगे इसमें पीवाईक्यू सारे रहेंगे, और जो न्यू क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है वो भी रहेंगे, सारे सब कुछ रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम वीडियो पे। तो साथियों, आज की क्लास का हमारा जो आपका 41वां क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं लेक्चर फर्स्ट में, प्रैक्टिस सेट 1 में बनवा लगे। टोटल हमको 200 प्लस लगभग क्वेश्चन करने हैं, और 41वां क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो 41वां क्वेश्चन जो हमारा है वो है चा का उच्चारण स्थान होगा। तो कई सारे साथियों ने कमेंट किया था पिछली वीडियो में कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाया करिए, जिससे थोड़ा बहुत समझ में। तो साथियों, अगर स्लो करेंगे ना तो वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बनाई हैं, नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं। तो अगर बहुत स्लो करेंगे तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए थोड़ा तेज बोलना पड़ता है, जल्दी बोलना पड़ता है। लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं प्रयास करूंगा मैं थोड़ा स्लो बोलूँ। लेकिन साथियों, मतलब एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मटेरियल तो आप देख ही रहोगे किस टाइप का मैं दे रहा हूँ, कहाँ आपको पेड में मिल रहा है ये। तो वर्णमाला का जो पहला क्वेश्चन जो है आज 41वां, जिसको बोलते हैं, तो पहला है चाह का उच्चारण स्थान होगा। मतलब चाह का उच्चारण स्थान क्या होगा? ऑप्शन ए कंठ, तालु, जिह्वा या नासिक। तो साथियों देखिए, ये यूपीएससी लोअर 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो साथियों, जो तुम्हारा चा, छा, जा, जा होते हैं, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है साथियों? तालु से होता है। कहाँ से होता है? तालु से होता है। ठीक है, सॉरी एक मिनट रुकिए, हाँ तालु से होता है। किससे होता है? सॉरी, तालु से होता है। ठीक है साथियों, वो मार्कर अभी चल नहीं रहा था, मैंने उसको स्टार्ट नहीं किया था। तो इसका क्या है? तालु। साथियों देखो, मैंने उत्तर किस लिए रखते हैं, अब आप सोच रहे हो आप सही उत्तर किस लिए रखते हैं। साथियों उत्तर इसलिए रखते हैं कि मान लो कभी मैं बोलूं और कभी
आप नहीं समझ पाए उसको, तो आप लोग सही आंसर भी देख, मतलब उत्तर सही लिखा हुआ देख सकते हैं, जिससे आपका गलत ना हो। तो एडिशन, अब इस क्वेश्चन के साथ मैंने कुछ आपको एडिशनल जानकारी दी है, जिससे आप और भी क्वेश्चन जो आपको मिले या आप कर चुके हैं वो रिवाइज होते रहे। तो चा वर्ग के सभी वर्ण चा, छा, जा, झा, वहाँ तालव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। कौन सी? तालव्य ध्वनियाँ, इसलिए इसको तालु से बोलने वाला कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये किया है, आपके लिए बेहतर हो इसलिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। इनके उच्चारण में है जी हाँ तालु को स्पर्श करती है। क्वेश्चन आ सकता है कि जो है तालु को जो जब हम बोलते हैं तो उसमें क्या जी हाँ तालु को स्पर्श करती है, जी हाँ तालु को स्पर्श नहीं कर सकती है, इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है अगर पेपर में थोड़ा भी मॉडरेट करना रहेगा तो। अब छोटी, बड़ी या सा या का उच्चारण स्थान भी तालु से ही होता है। छोटी, बड़ी या और सा का उच्चारण स्थान भी तालु से ही होता है। ये बहुत विशेष बात है, बहुत विशेष बात है। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, बहुत। ये देखो, ये तो छोटी, बड़ी या और सा का उच्चारण स्थान भी कहाँ से होता है? तालु से होता है। ये इसमें एडिशनल जानकारी है। 42वां क्वेश्चन देखते हैं। ऋ ध्वनि का उच्चारण स्थान है ऋ, तालु, दंतोष्ठ, दंत्य या मूर्धा। तो इसका सही आंसर जो होगा ऋ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। साथियों, ऋ ध्वनि का उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है मूर्धा। कहां से होता है? मूर्धा। ऑप्शन डी। ठीक है, ऋ ध्वनि का उच्चारण स्थान मूर्धा। अब इसको देखो, सही विकल्प है ऑप्शन डी। एडिशनल जानकारी, मूर्धा से उच्चारित होने वाले अन्य वर्ण कौन कौन से हैं? देखिए, टा वर्ग पूरा, टा, ठा, डा, ढा, अणा, रा और सा भी हैं। क्या बेटा? रा और सा भी हैं। किससे साथियों? मूर्धा से उच्चारित होने वाले शब्द। रा एक स्वर है। रा क्या होता है साथियों? एक स्वर होता है। ये भी क्वेश्चन हमने देखो, जो हमारा लगभग 28 नंबर का क्वेश्चन था वो था रा क्या है। ठीक है, जिसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य माना जाता है। ठीक है, उच्चारण के समय जिहा कठोर तालु के अगले भाग मूर्धा को छूती है, मूर्धा वाले शब्दों को उच्चारित करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43वां। ठीक है, बोलते समय मुख से कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? बोलते समय मुख से कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? जैसे आपने पढ़ा ना जी हाँ तालव्य, तो इस टाइप से बोलते समय कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5। कितने? 5। देखिए, आंसर इसका 5 बोलते समय। अब कौन कौन से हैं वो आपको देखते हैं। देखिए, मुख्य 5 स्थान हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। साथियों, एडिशनल जानकारी इसलिए ऐड करते हैं ताकि बहुत लिखना ना पड़े, लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए इसको साथ में रखते हैं। आपको बढ़िया से आप नोट भी कर सकते हैं और यहीं से आके क्वेश्चन तुमको घूम फिर के मिलेगा, इसलिए इनको लिख के, मतलब ऑलरेडी लिख के रखते हैं, नहीं टाइम बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त नासिक का प्रयोग पंचमाक्षरों के लिए किया जाता है। जो पंचमाक्षर होते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, णा, जो लास्ट वाला 5वां अक्षर होता है उसका उच्चारण करने के लिए किसका? नासिक का प्रयोग किया जाता है। जितने भी पंचमाक्षर होते हैं 5 के, ठीक है, उनको बोलने के लिए नासिक का प्रयोग किया जाता है। कुछ वर्ण 2 स्थानों के मेल से बोले जाते हैं, उन्हें कंठ तालव्य कहते हैं, जैसे ए और ए। जो 2 स्थानों के मेल से बोले जाते हैं जैसे कंठ तालव्य। ठीक है, अगला देखते हैं घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा। साथियों, घा का उच्चारण स्थान, तो घा का उच्चारण स्थान आपका होगा सॉरी, तो घा का उच्चारण स्थान होगा आपका कंठ है, ऑप्शन सी। घा का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ है। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था का, खा, गा, घा। तो का वर्ग का, खा, गा, घा, णा का उच्चारण स्थान गले यानी कंठ से होता है। ठीक है, छोटा, बड़ा और विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ होता है। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ठीक है, शायद आपको कोई नहीं बताएगा इतने डिटेल से, कर लीजिए आप क्लास कितनी भी, ये चीज तो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, छोटा, बड़ा और विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ ही है। अगला देखते हैं, हा वर्ण को भी कंठ ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही एडिशनल जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ता वर्ग की ध्वनिया का उच्चारण स्थान है ता, था, दाधा, ना। ये शायद हमने कल वाली उसमें भी करा जाता, तो इसका सही आंसर क्या है? दंत्य। ता, था, दाधा, ना, एक इसका उच्चारण स्थान सही है दंत्य। प्रैक्टिस होगी तो आप टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। ठीक है, इसमें देखो आंसर भी दंत्य आपका, तो इसमें एडिशन का ता वर्ग ता, था, दाधा, ना के उच्चारण स्थान में जीभ ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है। ला और सा का उच्चारण स्थान भी दंत ही होता है। ला और सा, मतलब इसको छोटा सा बोलते हैं। ला और सा का उच्चारण स्थान भी दंत है।
दंत ध्वनियों को बोलते समय हवा दांतों के बीच से घर्षण करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन ये दोनों पॉइंट साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य अभी हमने आपको बताया थे साथियों, भूलना नहीं है आपको बिल्कुल भी। तो मूर्धन्य ध्वनि कौन सा है, ढा और ढा। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। डा और ढा टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, और हमने आपको ऑलरेडी बता चुका है टा वर्ग जो होता है वो आपका मूर्धन्य होता है। ठीक है, और डा और ढा भी टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इन्हें द्विगुणिक या उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है जब इसके नीचे बिंदु लगता है। मतलब जब इसके नीचे आप बिंदुक लगा देंगे, मतलब ये आपका डा और ये आपका अढ़ा, जब नीचे आप इसके बिंदुक लगा देंगे तो साथ ही इसको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहेंगे। है ना मजे की बात। मूर्धन्य व्यंजन बोलते समय जीभ पीछे की ओर मुड़कर तालु को छूती है। ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है एडिशनल जानकारी, इसको कहते हैं टेस्ट सीरीज। नो टाइम, टाइम आपका बहुत नहीं ले रहे हैं, लेकिन चीज़ें बहुत जानना है। अगला क्वेश्चन है 47वां। साथियों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने साथियों को शेयर करिए और बढ़िया से कमेंट जरूर किया करिए। वीडियो देख के आप छोड़ देते हैं, कमेंट नहीं करते तो थोड़ा मतलब मोटिवेशन कम होता है। कमेंट जरूर करिएगा। निम्न में से का वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। साथियों का वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो आपका क्या होता है, का खा गा घा, ये तो बहुत ही नॉर्मल है। तो क्या होगा, कंठ। ये भी चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कंठ ध्वनियों में का वर्ग के अलावा हा भी आता है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ से ही माना जाता है। इन्हें कोमल तालव्य भी कहा जाता है। इन्हें कोमल तालव्य भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कोमल तालव्य किसे कहा जाता है, तो कोमल तालव्य कहते हैं कंठे को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए अपकमिंग एग्जाम में। ठीक है, अगला देखते हैं। यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है, तो यार अलावा आपके अंतस्थ व्यंजन है जो कि 4 होते हैं। इनकी संख्या भी पूछ ली जाती है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, उसके बाद इस एडिशनल इसकी जानकारी क्या है, इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। साथियों इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। देखिए जो यार अलावा होते हैं इनको आप अर्धस्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति में होते हैं, इसलिए इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। या और बा को विशेष रूप से अर्धस्वर कहा जाता है। अगर या बा की बात कहें तो इनको विशेष रूप से अर्धस्वर कहा जाता है। रा लुंठित और ला पार्श्विक व्यंजन कहलाता है, ये भी कल हमने पढ़ा था। और या बा को विशेष रूप से, क्योंकि मैंने ऑप्शन में जहाँ तक देखा है तो या बा ही परीक्षा में पूछा गया और कई बार पूछा गया है। इसको विशेष रूप से कहते हैं, बाकी कहते तो सबको अर्धस्वर है, लेकिन या बा को विशेष रूप से अर्धस्वर कहा जाता है। ये परीक्षा में पूछा जाता है। बच्चे कहाँ कंफ्यूज जाते, कहीं कहीं वो ये देख लेते थे। आज आप समझ गए होंगे कि विशेष रूप से कहा जाता है इनको, और इन वास्तविकता में ये होते हैं। किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। अब तो इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए, अब तो इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें साथियों देखिए ये थोड़ा इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है कि इसमें देखिए स्पेलिंग इंग्लिश में आ गई है, तो इससे कोई दिक्कत का विषय नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हो जाता है। तो इसमें जो होगा आपका, इसका सही आंसर क्या है, सा रा और टा ठा। आप यहाँ से पहचान सकते हैं, यहाँ से आप पहचान सकते हैं टाठा से कि टाठा का स्थान क्या होता है, मूर्धा। और रा भी आप पढ़ चुके थे, और उसमें सा आपने नहीं पढ़ा था, सा आपने पढ़ लिया, तो इनका स्थान क्या, उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा। क्या होता है, मूर्धा। ठीक है, इनका स्थान होता है आपका मूर्धा। तो ये सा रा और टाठा शा वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा होने के कारण इन्हें मूर्धन्य सकार कहते हैं। टा वर्ग के 5 वर्ण इसी श्रेणी में आते हैं, मतलब मूर्धन्य में। ऋण स्वर का शुद्ध उच्चारण मूर्धा से ही संभव है। ये चीज़ हम ऑलरेडी ऊपर जान चुके हैं साथियों। एक एक चीज़ ना इतनी बार रिवीजन हो जाएगी कि आपका कभी गलत ही नहीं हो सकता क्वेश्चन। बस इस सीरीज को आप 2-3 बार देख लीजिएगा, तब आपका गलत कभी नहीं होगा। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, साथियों ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। इस चीज़ को हम भी जान चुके हैं, पीछे ही जान चुके हैं। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान प्रायः स्वर के बाद हा की तरह होता है। यह तत्सम शब्दों में अधिक प्रयुक्त होता है, जैसे स्वतः, दुख, हमें ट्रिक बताई जाती है इस टाइप से। विसर्ग को अयोगबाह की श्रेणी में रखा जाता है, अयोगबाह रखा जाता है विसर्ग में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है। हमें तालव्य वर्ण पता होना चाहिए, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो इसमें जो है आपका देखो, जो का होता है वो कंठ होता है, वो तालव्य ही नहीं। बाकी चा छा जा झा ये आपके सारे तालव्य होते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। का एक कंठ्य वर्ण है। चाछा जाझा सभी तालव्य ध्वनियाँ हैं। वर्णमाला के वर्गीकरण में स्थान का बहुत महत्व है, तभी इनको बनाया गया है। ठीक है, कंठ ओष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है, यानी कि कंठ ओष्ठ दीर्घ स्वर्ण।
दीर्घ स्वर कंठ ओष्ठ। तो ये कंठ ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण है आपका औ। क्या है? औ। देखिए ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों के सहयोग से होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? कंठ ओष्ठ स्वर। ठीक है, इनका निर्माण छोटा प्लस छोटू बड़ू के योग से होता है। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। ए ऐ ओ औ संयुक्त स्वर इनको कहते हैं। 4 होते हैं टोटल संयुक्त स्वर। ठीक है सॉरी। अगला देखते हैं, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण है। कंठ तालव्य बोलते कंठ ओष्ठ और इसमें कंठ तालव्य। तो साथियों कंठ तालव्य जो होगा वो ए होगा। ठीक है, तो ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है, इनको कंठ तालव्य कहते हैं। देखो ये भी आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ए का उच्चारण स्थान भी कंठ तालव्य ही होता है, ए है। इनका निर्माण छोटा प्लस छोटी के योग से होता है, उनका निर्माण होता है छोटा प्लस छोटू से। और दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में कभी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आशा करते होंगे आप लोग ये सब पढ़े होंगे, जाने होंगे, आपने बढ़िया टीचर से पढ़ा होगा तो सब जानते होंगे। और साथियों ये भी आशा करते हैं कि आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करते जा रहे होंगे, कब बढ़िया बढ़िया कमेंट करते जा रहे होंगे, अपने दोस्तों के पास भेजते जा रहे होंगे। पहली बार आपको निःशुल्क ऐसा मटेरियल आपको मिल रहा होगा, पीडीएफ भी मिलेगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ मैं 100% दूंगा आपको। टेंशन बिल्कुल मत दीजिए, किसी चीज़ की टेंशन नहीं। जब तक आपके साथ आपका भाई, आपका दोस्त, आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई निर्भीक ठाकुर, तक आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की आवश्यकता तो है ही नहीं। ठीक है, सब कुछ मिलेगा, फ्री मिलेगा। ठीक है, और सबसे बेस्ट मिलेगा। ठीक है, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? ठीक है, 54 में। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, बड़ा आ। बड़ा आ। तो ये क्यों है? देखिए ओष्ठ कौन कौन से जानते हैं? बड़ा एक कंठ स्वर है, बड़ा एक जो है कंठ स्वर है। ठीक है, छोटू बड़ू और पा वर्ग ओष्ठ वर्ण है। छोटू बड़ू और पा वर्ग, और बड़ा क्या है साथियों? ये कंठ स्वर है। बस ये चीजें आपको नोट करनी है। अगर नहीं पता है तो कॉपी पे छोटे से पॉइंट से नोट कर लीजिए, वरना पीडीएफ तो आपका भाई देगा ही देगा। ठीक है, ओष्ठ वर्णों के उच्चारण में ओठों की आकृति बदलती है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि पीडीएफ कब देंगे? तो पीडीएफ देखिए इन्हें बहुत सारी स्लाइड हो जाती हैं, इनको तैयार करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्क रहता है। तो पीडीएफ आपको जब मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन आप अगर वीडियो 2 की स्पीड से 2-3 बार देख लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन रट जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ है साथियों। अब कंठ वर्ण में तो मुझे लगता है आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो कंठ कौन सा होता है? छोटा। ठीक है, और बड़ा भी कंठ होता है। छोटा और बड़ा दोनों क्या होते हैं साथियों? कंठ होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, छोटा और बड़ा कंठ स्वर होते हैं। छोटी बड़ी क्या होते हैं? तालव्य स्वर होते हैं। छोटू बड़ू क्या होते हैं? ओष्ठ स्वर होते हैं। देखिए कंटेंट देखिए आप, उसके बाद बताइएगा। छोटी बड़ी चा छा जा जा आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है? तो साथी इसका उच्चारण स्थान आपका तालव्य से होता है। किससे होता है साथियों? तालव्य से होता है। देख लेते हैं, तालु से उच्चारित होने के कारण इन्हें तालव्य कहते हैं। या और सा भी इसी श्रेणी में आते हैं, मतलब या सा भी इसी श्रेणी में आते हैं, इनको भी तालव्य कहते हैं। और ज्ञा भी इसी श्रेणी में आपका आता है। ठीक है, उच्चारण के समय जीभ तालु के ऊपर हिस्से को स्पर्श करती है। ठीक है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? किसके आधार पर साथियों? जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये जानते हैं। ठीक है, एक होता है अग्रस्वर, जीभ का अगला भाग। कौन कौन से होते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, ये क्या होते हैं साथियों? अग्रस्वर। उसके बाद होते हैं मध्यस्वर। मध्यस्वर छोटा होता है, जीभ का मध्य भाग होता है। फिर उसके बाद होते हैं पश्चस्वर, बड़ा आ, छोटू ऊ, बड़ो ऊ, ओ और अब जीभ का पिछला भाग होता है। इसको टीचर को बढ़िया से पढ़ाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एकदम बढ़िया से पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, कहीं से कुछ जरूरत ही नहीं है। और साथियों देखिए मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आया हुआ है आपका किसी न किसी एग्जाम में, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? अरे साथियों अब ये बहुत हमने पढ़ चुके हैं, और ओष्ठ वर्ण जो है आपका छोटू है। साथियों अब ये इतनी प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? आप सोच रहे होंगे सर एक ही टाइप के क्वेश्चन। साथियों इसलिए इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इतने सारे क्वेश्चन हम लोग कर लें, इतनी बार प्रैक्टिस कर लें, और सारे एग्जाम आए हुए क्वेश्चन आपके कैसे नहीं फर्जी कोई भी उठा के करा दिया हो। बिना आए हुए भी कराएंगे, लेकिन पहले हमारा उद्देश्य रहता है कि जो क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हो चुके हैं या जिस टाइप से आ सकते हैं उनको कराया जाए। ठीक है, उसके बाद वो क्वेश्चन जो आने वाले हो सकते हैं। ठीक है, ये भी सारे रिपीट क्वेश्चन है, और जो पिछला क्लास लिया था ना उसमें तो बहुत 3-3 4-4 एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। छोटो ऊ और बड़ो ऊ के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार हो जाता है। छोटा बड़ा कंठ है और ई जो है तालव्य है। पा वर्ग वर्ण भी ओष्ठ श्रेणी में आते हैं। अगला कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ ओष्ठ और कंठ तालव्य, इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होगा क्योंकि हम लोग कर चुके हैं। तो साथियों कंठ तालव्य आपका क्या होता है? ए और ए, ऑप्शन सी।
ठीक है, देखते हैं। इनका निर्माण कंठ और तालु से होता है, साहिल से होता है। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं, ओ और ए ऐ। ठीक है, रा और सा मूर्धन्य ध्वनियां होती हैं। रा और सा क्या होती हैं? मूर्धन्य ध्वनियां होती हैं। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ ओष्ठ और कंठ तालु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हमको कई बार बता चुके हैं। ठीक है, तो कंठ तालु है ए ऐ, ये कंठ तालु होते हैं। ओ ऐ क्या होते हैं? कंठ ओष्ठ होते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। ए का भी होता है और ऐ का भी होता है, दोनों का होता है। ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है, ओ का भी होता है और साथियों औ का भी होता है। ठीक है, और हाँ आपका उच्चारण स्थान कंठ है, ये वो तो हम बता ही चुके हैं कई बार। ओ और किस प्रकार के वर्ण है? साथियों कंठोष्ठ वर्ण है, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। इनके उच्चारण में कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है। बा एकमात्र दंतोष्ठ वर्ण है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है और आगे आएगा भी। वह क्या है? एकमात्र दंतोष्ठ वर्ण है। इन्हें ओष्ठ की आकृति के आधार पर वृत्तामुखी स्वर भी कह सकते हैं। ठीक है, हंसना शब्द में चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है हुआ है। इसमें चंद्रबिंदु है अनुनासिक, अयोगवाह, निरानुनासिक या नासिक। साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है। तो ये क्या है? अनुनासिक। क्या है? अनुनासिक। तो अनुनासिक का उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है। ये क्वेश्चन आता है कि अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक का उच्चारण स्थान मुख और नाक दोनों से होता है, मुख और नाक दोनों से होता है। ठीक है, इसका प्रयोग तद्भव शब्दों में किया जाता है। अनुस्वर और विसर्ग का अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वर और विसर्ग को क्या कहता है? अयोगवाह कहा जाता है। और नासिक का उच्चारण स्थान मुख और नाक दोनों से होता है। जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिक से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अनुसार बिंदु को, रेफ नुक्ता या चंद्र बिंदु। तो इसका सही आंसर होगा आपका चंद्र बिंदु। ठीक है, चंद्र बिंदु, जो कि बिन में पढ़ा था पीछे। ठीक है, तो चंद्र बिंदु का चिन्ह ऐसे होता है। अनुस्वर का चिन्ह का प्रयोग केवल नासिक से ध्वनि निकलने पर होता है। नुक्ता विदेशी ध्वनियों के नीचे लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? हवा नाक से निकलती है उन्हें हम कहते हैं अनुनासिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अनुनासिक स्वर कहते हैं। जिन स्वरों में उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें कहते हैं अनुनासिक स्वर। ये आपका कनिष्ठ सहायक 2019 में आया है। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट। अगला देखते हैं, जैसे उदाहरण के अनुसार अंग, आंग, ई मौखिक स्वर वे हैं जिन्हें हवा केवल मुख से निकलती है। अनुनासिक स्वरों का एक गुण है, जिनकी ध्वनियाँ केवल मुख से निकलती हैं वे हैं जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं निरानुनासिक। निरानुनासिक, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। सारी पत्र प्लस स्टेनोग्राफी में आया हुआ क्वेश्चन है, उनके कहते हैं निरानुनासिक। निरानुनासिक। ठीक है, अगला देखते हैं, जैसे आ, बड़ा, बड़ी, सारे निरानुनासिक हैं। समृद्ध स्वर वे हैं। अब समृद्ध विव्रत बहुत आते हैं। समृद्ध स्वर वे हैं जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। निरानुनासिक में हवा केवल मुख से बाहर आती है। ठीक है, निरानुनासिक में हवा केवल मुख से बाहर आती है। जिन ध्वनियों केवल मुख से निकलती है वे हैं, इसमें नाक से बाहर निकलती है, इसमें किससे निकलती है? नाक से जो है नहीं निकलती है, केवल किससे निकलती है? मुख से बाहर निकलती है निरानुनासिक में। अंतर देख लीजिएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन हिला देगा आपको। फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको। जिनकी ध्वनियाँ केवल मुख से निकलती हैं, जिनकी ध्वनियाँ केवल मुख से, वो क्या होते हैं? निरानुनासिक। क्या होते हैं? निरानुनासिक। ठीक है, और नाक से नहीं निकलती है। ओष्ठ की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृतमुखी स्वर है? अवृतमुखी स्वर है, तो इसका सही आंसर है आपका अवृतमुखी पूछ रहा है, वृत्तमुखी नहीं पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा। ओष्ठ की आकृति के आधार पर निम्न में से कौन सा आवृतमुखी है? आवृतमुखी स्वर है। इसका सही आंसर है छोटी ई। छोटी ई। देखते हैं, आवृतमुखी स्वरों में ओष्ठ गोलाकार नहीं होते हैं। अवृतमुखी स्वरों में ओष्ठ गोलाकार नहीं होते हैं, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए ऐ। ठीक है, वृत्तमुखी स्वरों में ओष्ठ गोलाकार होते हैं, जैसे छोटो, बड़ो, ओ, औ। यह स्वरों के वर्गीकरण का एक महत्वपूर्ण आधार होता है। तो आवृतमुखी और वृत्तमुखी दोनों आप समझ गए होंगे, दोनों के आपने उदाहरण देख लिए होंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से ह्रास स्वरों की पहचान कीजिए। ह्रास स्वर, दीर्घ स्वर, ये आपको पहचान जो है होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर होगा छोटा और छोटी ई। ह्रास स्वर पूछ रहा है। आगे देख लें सात स्वर। ठीक है,
ह्रास्वर एक मात्रिक, चार हैं, छोटा, छोटी, छोटू और ऋण क्या होते हैं? ह्रास्वर या एक मात्रिक स्वर। उसके बाद इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? बड़ा, बड़ी, छोट, बड़ू, ए ओ औ, ये क्या होते हैं? आपके दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ना, आपको थ्योरी तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे नहीं लगता थ्योरी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, और आप कमेंट में बताइए कि आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी इसके बाद। ठीक है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ू किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो बड़ो ऊ जो आपका है वो किस प्रकार का स्वर है? तो बड़ो जो है आपका पश्य समृत की पश्य विव्रत, तो इसका सही आंसर होगा पश्य समृत। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ो किस प्रकार का स्वर है? तो पश्य समृत। ठीक है, जीव के आधार पर यह पश्य स्वर है, मुखद्वार खुलने के आधार पर यह समृत स्वर है। समृत स्वर के उच्चारण में मुखद्वार बहुत संकरा होता है। ठीक है, जीव के आधार पर यह पश्य स्वर है और मुखद्वार खुलने के आधार पर यह समृत स्वर है। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? प्लुप स्वर, हास्य स्वर, संयुक्त स्वर या द्वितीय स्वर? साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, द्वितीय स्वर। बहुत आंसर सरल है, कोई भी कर सकता है। द्वितीय व्यंजन का प्रकार होता है जैसे पक्का, न कि स्वर होता है। मात्रा के आधार पर स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रास, दीर्घ और प्लुप्त। संयुक्त स्वर होते हैं ए ओ, केवल चार होते हैं, इन्हीं कहते हैं, हमने ऑलरेडी बता चुके हैं। टा वर्ग में कौन सा व्यंजन नहीं आता है? टाठा, डाढ़ा, ना। टाठा, डाढ़ा, अणा नहीं, टाठा, डाढ़ा, अणा, तो इसमें ना नहीं आता है। ना तावर्ग में का व्यंजन नहीं है। टावर्ग ना जो है तावर्ग का है, दंते कहते हैं जिसको। टावर्ग में टाठा, डाढ़ा, अणा आते हैं। टावर्ग की ध्वनियां मूर्धन्य होती हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 4, 14, 12, 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन, अच्छा इसमें 4, 14, 12, 8 हिंदी व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से। साथियों ये थोड़ा ऑकवर्ड क्वेश्चन मुझे लगता है, गलत टाइपिंग हुई है इसकी। साथियों हिंदी व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से, मेरे अनुसार से उच्चारण की दृष्टि से ये सारे ऑप्शन गलत हैं। मुझे लगता है इसमें ऑप्शन गलत टाइप हो गया, ये एरर है क्वेश्चन में। दो ऑप्शन इसके जो दो होंगे, और वो दो कौन कौन से साथियों? वो आपके होंगे अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण, मुझे ऐसा लगता है, या मेरे जो संज्ञान में है, अल्प प्राण और महाप्राण, ये दो होते हैं। मुझे लगता है वो टाइपिंग, या तो ऑप्शन इसमें ये यूपी बीएड का, तो उसमें 3 ऑप्शन थे, तो हो सकता है आपका इसमें ई हो, इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो अल्पप्राण महाप्राण इसका मुझे लगता है सही है। ठीक है, अल्पप्राण और महाप्राण। बाकी मैं इसको चेक करके बताऊंगा। 71 क्वेश्चन है, आप लोग सर्च भी कर लीजिएगा क्या है इसका सही आंसर। फिलहाल मुझे इनमें से कोई नहीं लग रहा है, क्योंकि व्यंजन इनमें से कोई नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है, और कोई भी क्वेश्चन डाउट में होगा, मुझे लगता है इसका आंसर 2 होना चाहिए, अल्पप्राण और महाप्राण। बाकी इसको देख के मैं पिन कर दूंगा नीचे 71 नंबर, आप भी देख लीजिएगा, गूगल से सर्च कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है परीक्षाओं में। अच्छा, इसमें दे रखा है 8, लेकिन साथियों मैं इसमें जो हूँ थोड़ा डाउट में हूँ, क्योंकि ठीक है, तो ये जो फिलहाल मैं इस पर कंफर्म नहीं करूँगी साथियों, ये थोड़ा डाउट में क्वेश्चन है मेरे, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन दे रखा है किस आधार, मतलब थोड़ा मैं इसमें थोड़ा डाउट क्लियर नहीं हूँ, तो इस क्वेश्चन को अभी इधर छोड़ देते हैं 71 को। इसको मैं एक बार चेक करूँगा, ठीक है, उसके बाद इसको आपको बताऊँगा 71 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना थोड़ा अभी रुक जाइए, इसको होल्ड करते हैं, मुझे जैसे कि बाकी देखते हैं आगे बताऊंगा मैं 71। स्रोत एवं गठन के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। स्रोत एवं गठन के आधार पर सर, ये मैंने टाइप करके तो मतलब लिख के तो दिया था, लेकिन उस टाइपिस्ट ने इसमें एक ऑप्शन मुझे लगता है गायब कर दिया है। ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे, चलिए छोड़िए उसको। स्रोत एवं गठन के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं 4, 3। स्रोत एवं गठन के आधार पर मतलब स्रोत 4, 3, मतलब इस स्रोत के आधार पर इधर वाले हो गए, इधर वाले गठन के आधार पर 4 और 3 या 3 और 4, तो इसका सही आंसर होगा आपका 4 और 3। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्रेशन। स्रोत, तत्सम और तद्भव, देशज और विदेशज, 4 भेद किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर। गठन के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ 3। शब्द भेद भाषा के ज्ञान के लिए अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, स्रोत एवं गठन के आधार पर शब्दों के भेद। ठीक है, ये आपका देख लिया होगा। अगला है निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन नहीं है यार अलावा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जो आपका अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अंतस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं यार अलावा, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। पा 1
ओष्ठ स्पर्शी व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजनों को अर्धस्वर भी माना जाता है, लेकिन या बा जो है मुख्य रूप से अर्धस्वर होते हैं। ये चीज़ हमने भी इस वीडियो में पढ़ी थी। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश की वर्णमाला में निम्न में से कौन सी व्यंजन ध्वनि सम्मिलित है? अपभ्रंश की वर्णमाला में हमने अपभ्रंश की वर्णमाला में व्यंजन ध्वनि सम्मिलित है। हमने उसमें स्वर पढ़े थे, स्वर हमारे 8 थे अपभ्रंश वर्णमाला में। पहले लेक्चर आपने करिएगा, उसमें सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं किया है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। अगर आपने पहला लेक्चर करा है तब आप इस चीज़ को कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा शामिल निम्न कौन सा ध्वनि सम्मिलित है? तो उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, माँ। ऑप्शन ए, माँ। अपभ्रंश, अब देख लें, अपभ्रंश के व्यंजनों की संख्या आधुनिक हिंदी से कम थी। माँ ओष्ठ व्यंजन के रूप में सदैव विद्यमान रहता है। अपभ्रंश हिंदी में विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है। तो अपभ्रंश स्वर हमने ऑलरेडी उस क्लास में पढ़ लिए थे। अब हमें अपभ्रंश व्यंजन बढ़ाने में कौन सी सम्मिलित है? तो कौन सा होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, माँ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है? महाप्राण साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन महाप्राण का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भा। महाप्राण कौन सा है? भा। महाप्राण भा। सदी इसको तो थोड़ा मैं फिर से बता, अपभ्रंश की वर्णमाला में निम्नलिखित में कौन से व्यंजन ध्वनि है? तो इसमें मैंने बता दिया, आपके स्वर तो आपके 8 होते हैं, स्वर आपके 8 होते हैं। अगर व्यंजन की बात करें तो व्यंजन इसमें कितने होते हैं साथियों? 30 होते हैं। स्वर 8 होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? 30। ओष्ठ, जो ओष्ठ व्यंजन होते हैं, पापा बाबा बाबा, पापा बाबा माँ, वो भी इसी में होते हैं। ओष्ठ व्यंजन सारे जो क्या होते हैं साथियों? अवृंश। क्या होते हैं? अवृंश व्यंजन। कौन थे? ओष्ठ, ओष्ठ व्यंजन, या बी क्या होते हैं? अपभ्रंश। ठीक है, 8 स्वर होते हैं अपभ्रंश में, वर्णमाला में, और जो है 30 जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें सा भी जो होता है आपका अपभ्रंश व्यंजन ही होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। मैंने थोड़ा आपका सोल्यूशन निम्न कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण है। ठीक है, भा पा वर्ग का चौथा वर्ण है। दूसरा चौथा वर्ण जो क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। महाप्राण में श्वास की मात्रा अधिक होती है। अल्पप्राण कौन से होते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा, ये आपके अल्पप्राण होते हैं किसी वर्ग का, और दूसरा और चौथा क्या साथी होते हैं? महाप्राण होते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग चीजें समझ रहे होंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उनको क्या कहते हैं साथियों? ऑप्शन डी, कहते हैं संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन डी, संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में मुख्यतः 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ऑलरेडी हम पढ़ा चुके, कुछ बताने का नहीं है। इन्हें दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बनाया जाता है। आधा का और सा छा, ये भी कई बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ है। ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ भी हो, ओष्ठ भी हो, अल्पप्राण भी हो, और घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा? साथियों ध्यान रखिए, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे कर जाते हैं। आजकल परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ओष्ठ भी हो, अल्पप्राण भी हो और घोष भी हो। तो इसका सही आंसर है आपका, इसका सही आंसर आपका होगा अल्पप्राण और घोष। साथियों अल्पप्राण जो होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण जो होते हैं पहला, तीसरा और पांचवा। महाप्राण आपका होता है चौथा और दूसरा और चौथा। यही तो हमने अभी देखे थे, देखिए यहाँ पे, अभी देखिए हमने यहाँ पे पढ़े थे। दूसरा और चौथा आपका होता है महाप्राण, अल्पप्राण होता है पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और सॉरी, देख लीजिए यहाँ से आप। तो इसका आगे ओष्ठ, क्या आपका क्वेश्चन? ओष्ठ, अल्पप्राण और घोष, मतलब संघोष। घोष को ही हम संघोष कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बा। जो बा होता है पा फा बा, पा फा बा, मतलब तीसरा है वर्ग का। ठीक है, अओष्ठ भी है पाफा बा, पाफा बाभा, ये सारे ओष्ठ बन होते हैं। और संघोष भी है, संघोष भी है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। बा वर्ग का तीसरा वर्ण जो अल्पप्राण घोष होता है, पा वर्ग घोष है, भा महाप्राण है, ये वर्णों के तीसरे विशेषताओं को संगम है। ये चीज़ें बहुत कॉमन है, आप लोग कर सकते हैं। त्रा वर्षों के योग से बना है। त्रा मतलब किन शब्दों के योग से बना है? त्रा जो है वो किन शब्दों के योग से बना है? आपका क्वेश्चन है जो है 78वां। ठीक है, तो आदतावरा, आदतावरा जी मैक्सिमम टाइम आप लोग सही कर लेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आदतावरा। ठीक है, तेरा एक संयुक्त व्यंजन है, बिल्कुल है, सबको पता है 4 होते हैं टोटल संयुक्त व्यंजन। इसमें ता स्वर रहित
और र स्वर सहित होता है। त्रिनेत्र, त्रिशूल इनके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। ज्ञा वर्णों का योग होता है अद, जा और उआ। ये तो मैक्सिमम टाइम सारे लोग सही कर लेंगे, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं। ये एक संयुक्त व्यंजन का उदाहरण, टोटल कितने होते हैं? 4 संयुक्त व्यंजन। इसमें शुद्ध उच्चारण ज्यों जैसा होना चाहिए, वर्तमान में ज्ञा प्रचलित है। इस संयुक्त अक्षरों की श्रेणी में गिना जाता है। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करें। सा क्या आ जाती हो? शा। सा क्या है आपका? दंत, मूर्धा, तालु, दंत नासिक। ये अभी जो हमने बहुत बढ़िया करके इसको हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसका सॉरी, चलो मिलान करें उच्चारण स्थान पे। तो साथियों ये क्वेश्चन थोड़ा शायद उन्होंने सही से आपका बनाया नहीं है, और इसको सही से जो टाइपिंग मास्टर ने थोड़ा मिस्टेक किया है टाइप करने, मुझे ऐसा लगता है। और क्योंकि इनको ना इस टाइप से लिखना होता था, फिर इसको एरो टाइप से मिलाते थे, लेकिन इसमें ही हम मिलाने का प्रयास करते हैं। तो साथियों इसमें जो है सा के साथ सा का उच्चारण किससे होता है? सा का। आप लोग ऊपर पढ़ चुके होंगे और सारे इसमें सारे देख चुके हैं आप। तो सा का उच्चारण स्थान है दंत्य। सा क्या होता है साथियों? दंत्य। ठीक है, और सा को सा बड़ा सा क्या होता है? तालव्य, तालु। सा क्या होता है? फिर चिड़ा वाला सा, मूर्धन्य, सकार। और ना क्या होता है आपका? दंत्य होता है। तो सारे सही हैं, इसमें सारे मैच करते हैं। इस टाइप से मैच करेंगे। एक ऑप्शन दे रखा होगा ना, ए का बी, बी का सी, ऐसे दे रखा होगा। ए का पहला, इस टाइप से मैचिंग दे रखी होगी, तो वो हमको करना होगा। वो थोड़ा टाइपिंग मास्टर ने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, तीनों सा के अलग अलग उच्चारण स्थान होते हैं। इनमें अशुद्ध प्रयोग अर्थ बदल जाता है। ना पंचमाक्षर होता है, इसलिए नासिक होता है। तीनों सा के अलग अलग उच्चारण स्थान होते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से सा होते हैं? एक बड़ा सा होता है, एक और छोटा सा होता है, और एक आपका सॉरी पेट सा और छोटा सा, ये तीनों है, और तीनों के अलग अलग उच्चारण स्थान होते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैचिंग करने को आ सकता है। किस व्यंजन के उच्चारण में जीहा तालु से नहीं टकराती है? देखिए, किस व्यंजन के उच्चारण में जीहा तालु से नहीं टकराती है? तो ऑप्शन डी, घा। तो इसमें आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। तो घा कंठ वर्ण है, का खा गा घा। चा और जा और सा तालव्य हैं। उच्चारण स्थान की पहचान जीभ से स्पर्श होती है। उच्चारण स्थान की पहचान जीभ के साथ स्पर्श होती है। ये चीज़ आप लोगों को ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि तालव्य में क्या चीज़ किससे स्पर्श होती है, मूर्धा में क्या चीज़ किससे स्पर्श होती है। ये अगर आपने यहाँ वीडियो यहाँ से देख रहे हैं तो आप शुरुआत से देखेंगे, सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। सब कुछ ऑलरेडी हमने इस वीडियो में बता रखा है। साथ ही और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी 37 मिनट का हो चुका है, और अभी आपके लगभग 18 क्वेश्चन आपको और करने हैं, तो टाइम बहुत चला जाएगा। इसलिए थोड़ा ठीक जल्दी करते हैं, आप लोग साथ दीजिए। तो आपका 82 नंबर का क्वेश्चन जो आपका है वो है हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है? संकर, हिंदी, अतः, प्रातः, अंग, आहा, चांद और सास। तो इसका सही ऑप्शन है आंसर ऑप्शन डी, चांद और सांस। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ऊपर, तो इसमें मुझे नहीं लगता कुछ करना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अनुनासिक का चिन्ह चंद्रबिंदु होता है, इसको ऐसे लगाते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। संकर और हिंदी में अनुस्वर है, संकर और हिंदी में अनुस्वर है, ये अंकबिंदी लगी है। ठीक, अंकबिंदी लगी है आपकी। अनुनासिक ध्वनियाँ तद्भव शब्दों से अधिक मिलती हैं। ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है? काखा गा घा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ओष्ठ ये कंठ है, ये आपके क्या है? कंठ है। ओष्ठ है आपके पाफा बाभा। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। पावर्ग ओष्ठ होता है, छोटू बड़ू भी ओष्ठ होता है। इनके उच्चारण में ओष्ठ आपस में मिलते हैं। संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में कौन से हैं? छात्रा, ज्ञा, श्रा। ये आपका सही ऑप्शन ए, संयुक्त अक्षर होते हैं। छाता, ग्रासा, ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इन्हें वर्णमाला के अंत में लिखा जाता है। ठीक, अगला देखते हैं। निम्न से कौन सा समूह सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ओष्ठ, पाफा बाभा, ये तो आपका सही लगता है। कंठ, काखा गागा, ये भी आपका सही लगता है। मूर्धन्य, चाछा जाझा, व्रत्य, बस्य, नाला रासा। इसका सही आंसर आप बताएंगे कौन सा होगा साथियों? तो ऑप्शन 85 का आपका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मूर्धन्य। अब मूर्धन्य आप लोगों ने सोचे होंगे क्या होंगे? मूर्धन्य क्या होते हैं? तो मूर्धन्य आपके होते हैं टाठा डाढ़ा, टाठा डाढ़ा, ये आपके मूर्धन्य होते हैं। तो ये मूर्धन्य वाला जो आपका वो गलत मैचिंग है। देख सकते हैं हम, चाचा जाजा तालव्य होते हैं, मूर्धन्य होते हैं टाठा डाढ़ा आते हैं। बस का समूह मुसड़े वाली दुनिया भी कहते हैं, जिनको हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं। कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं, कंठ मतलब काखा गाघा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका भाई। कंठ से ही तो उत्पन्न होते हैं, आप लोग आराम से कर लेंगे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, का वर्ग कंठ से होता है, हा भी कंठ से ध्वनि है, और डा भी मूर्धन्य होते हैं। लेकिन इसमें अगर नीचे बिंदी लगा देते हैं तो उसके बारे में आपको बता चुके हैं। ठीक है, इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? झा का पुराना रूप, झा का
पुराना रूप। तो इसका सही आंसर होगा आपका झा का पुराना रूप। ये आपका क्या है, अमान्य है। ठीक है, वे वर्ण जो पहले चलते थे पर अब नहीं। ठीक है, भा और झा पुराने रूप अमानक है। भा और झा का जो पुराना रूप है वो मानक है, मानक वर्णमाला में इन्हें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, किसका उच्चारण स्थान दंत है, ता था दाधा ना। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ बताने ना वर्ग ता था दाधा जो अंत दंत नहीं है। ना को नासिक भी माना जाता है, 5 वर्ण होते हैं लास्ट के। निम्नलिखित में कौन सा ऊष्म व्यंजन है। साथ ही ऊष्म व्यंजन जो है वो शायद आपने अभी तक हमने जो है इसमें ऊष्म व्यंजन से आपका क्वेश्चन जो है नहीं आया, तो उसका सही है साशा शाशा हा, ये होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, एडिशनल चल गई। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, ये चीज आपके सामने अभी तक नहीं है। पहला क्वेश्चन आया सा शा शा हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। इनके उच्चारण में रगड़ से गर्मी पैदा होती है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, रगड़ से गर्मी पैदा होती है। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है। सर ये तो बहुत सरल है, बहुत बार पूछेंगे। का खा गा घा ये कंठ से होते हैं। ठीक है, कावर कावर मतलब इसका जो डिटेल में बड़ा उच्च लिखता। तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन, वर्ण का उदाहरण कौन सा है। देखो तालव्य भी हो, महाप्राण भी हो, संघोष भी हो। इसमें 3 चीजें पूछी गई हैं। बहुत ऐसे क्वेश्चन ना आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, ऐसे क्वेश्चन जो काफी टाइम ले जाते हैं। तो देखिए आपका झा है, क्या है, झा है। आप तालव्य देख लेंगे, महाप्राण चेक कर लेंगे और घोष चेक कर लेंगे। महाप्राण आपको हम बता दिए थे, वर्ग के दूसरे चौथे, घोष भी और तालब भी, ये सारे आपको हम बता चुके हैं। अगला देखते हैं, झा जो है चावर का चौथा वर्ण है। यह तालव्य महाप्राण और घोष है, वर्ण की तीनों विशेषताओं को संतुष्ट करता है। देखो ना, हमने कहा 3 चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी, ट्रेंडिंग में मामला है ऐसा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको हिंदी का एकदम थ्योरी एक इसी टाइप से बढ़िया से डेकोरेट करके एकदम बढ़िया से मतलब सेलेक्टिव चीजें लेके, नहीं फर्जी बवाल करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, कराते जा रहे हैं। ठीक, ऐसा कुछ नहीं, एकदम सेलेक्टिव चीजें अगर आप बताएंगे तो उसका वीडियो आएगा। लेकिन साथियों इसको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा। कौन सा वर्ण पंचामक्षर है। साथियों पंचामक्षर पूछ लिया तो पाफा बाभा माँ, इसको मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें बहुत कुछ करना नहीं है। जो लास्ट में 5वें वर्ग उसमें आए वो सारे आपके पंचमा अक्षर होते हैं। ठीक है, ये सारे पंचमा अक्षर होते हैं, तो माँ आ जाएगा आपका पापा बाबा माँ। पंचमा अक्षर प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर होता है। जैसे ये देखिए इसका 5वां अक्षर ये है आपका। इनका उच्चारण स्थान नाक से होता है, नासिक कहते हैं इसलिए इनको। कंठ है महाप्राण घोष व्यंजन वर्ग का उदाहरण है। सर देखिए कंठ चेक करना है, महाप्राण चेक करना है, घोष चेक करना है। तो कंठ काखा गागा, ये देखिए का तो ये मतलब कंठ तो काखा गाघा अणा, तो इसमें तो 4 मैच कर रहा है, तो कंठ तो हो गया। अब महाप्राण चेक करना है, 4 में चेक करो। फिर महाप्राण के बाद आपके घोष महाप्राण जैसे ही आप करोगे तो का तो कट ही जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं। इसका बेसिस इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा 93 का आपका सही आंसर हो जाएगा हा, ऑप्शन डी हा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। हा कंठ और महाप्राण घोष है, खा घोष है। हा को काकल्य वर्ण भी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हा को क्या कहा जाता है, काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी एग्जाम आपका जो भी होगा इसी वीडियो से स्क्रीनशॉट पढ़ेंगे आपके ग्रुप में, मैं गारंटी ले रहा हूं ये भी क्वेश्चन बाहर आ जाए। बड़माला आप पढ़ रहे हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए। मूर्धन्य अल्पप्राण घोष, अच्छा आप लोग कर रहे होंगे ना, आपको भी लग रहा होगा कि हाँ मैटर में दम तो है। मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन, मूर्धन्य हो, अल्पप्राण हो, घोष हो, तीनों आपको चेक करने हैं। मूर्धन्य अल्पप्राण और घोष, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डा। आप चेक कर लेंगे। डा और टावर का तीसरा वर्ण है टाठा डा, तीसरा वर्ण अल्पप्राण और संघोष होता है। टावर का स्थान मूर्धन्य है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं यहाँ से। तो ये आपको तीनों चीजें पता होंगी तभी आप कर पाएंगे, और चीजें आपको ऑलरेडी हम ऊपर बता चुके हैं वीडियो के स्टार्ट में। सॉरी, ना व्यंजन का उच्चारण स्थान है। अब ना ता था दाधा ना, तो अब वैसे तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। अब लेकिन जैसे कि इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें थोड़े जो ऑप्शन आपको लग रहे होंगे ना थोड़े awkward लग रहे होंगे, तो इसका सही आंसर है वत्स और नासिक। ना का जो उच्चारण स्थान है वत्स और नासिक है। ठीक है, वत्स और नासिक। ना का उच्चारण स्थान मसूड़े और नाक से होता है, इसे दंत और नासिक भी कहते हैं। तावर का अंतिम अक्षर होता है। अगला क्वेश्चन है मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। मूर्धन्य भी हो, अल्पप्राण भी हो और अघोष भी हो। साथियों ये चीज आपको चेक करनी पड़ेगी, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, आपको खुद चेक करनी है। उसका सही आंसर ऑप्शन बीटा। ये भी देखिए आपको चकबंदी लेखपाल 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन तो वही है ना। एडिशनल टावर का पहला वर्ण होता है, पहला वर्ण अल्पप्राण और अघोष होता है। अब अघोष अल्पप्राण महाप्राण ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण और महाप्राण दूसरा चौथा, और ऐसे ही पहला तीसरा घोष अघोष बता चुके हैं। इनमें से किसका अघोष व्यंजन है, इनमें से कितने अघोष व्यंजन है, इसमें अघोष आपको पहचानने हैं। ठीक है, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 कौन कौन से, इसमें आपके जो अघोष व्यंजन होंगे वो आपके
अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होते हैं। अघोष क्या होते हैं? ये जो 5 आपके खाने होते हैं, तो पहला 1 2 3 4 5, पहला दूसरा ये आपके होते हैं अघोष। बाकी लास्ट के 3 कौन से होते हैं? सघोष। इस टाइप का कुछ चीज़ करनी लिस्ट बनी होगी तो आप आराम से कर जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। इसमें कुछ बता नहीं सकता, बस इतना कर सकता हूँ, आपके लिए स्पेशल क्लास ला सकता हूँ। और वरना वीडियो तो बहुत लंबी हो रही है, 45 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है, वरना तो बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक, घंटे को हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? व्यंजन अघोष था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खा। ये भी आप जो है उसी टाइप से कर सकते हैं, मैं बताया ना, अघोष सघोष जानकारी लीजिए। खा का वर्ग का दूसरा वर्ण है, दूसरा वर्ण हमेशा अघोष होता है, गा जा सघोष है। साथियों मैंने बताया ना, आपका वर्णमाला कंसेप्ट बहुत क्लियर हो ना, तभी इस लेक्चर को देखिएगा, तभी आप बढ़िया से कर पाएंगे। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? साथियों हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33। कितनी होती है? 33। मूल रूप से 33 व्यंजन होते हैं, 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ और 4 उसमें। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं, उसमें कितने अंतस्थ होते हैं, स्पर्श कितने होते हैं। कुल वर्ण जो है 52 होते हैं। कुछ लोग 53 चिल्ला रहे थे, जबकि एनसीईआरटी संशोधित नहीं करती, भारत सरकार संशोधित गजट जारी नहीं कर देती। आप 52 ही मारेंगे, 53 नहीं मारेंगे। कंठ महाप्राण घोष वर्ण, साथियों कंठ महाप्राण घोष मतलब एक में 3 से सम्मिलित कर दिए, तो वो आपको कर लिए ना, इसका सही आंसर होगा आपका हाँ। या ऑलरेडी ऊपर हम लोग कर चुके हैं, देखिए रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये ऑलरेडी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। साथियों इस वीडियो में लगभग हमने 60 क्वेश्चन करने का प्रयास किया है। कितने क्वेश्चन साथियों? 60 क्वेश्चन करने का प्रयास किया है। और साथियों मुझे लगता है इससे बेहतर आपको कंटेंट कहीं नहीं मिल सकता है। अगर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया बात। तो अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है हमारा, तो आप एक बढ़िया कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप वीडियो देखते हैं तो एक कमेंट साथियों छोड़ दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल का ऐसा तैयारी आपको कराया जाएगा हर एक टॉपिक, और इतनी डिटेल से, इतने बढ़िया से ना, कि आप जान नहीं पाएंगे कितना बेहतरीन मटेरियल और फ्री में कैसे कोई दे सकता है। तो साथियों आशा करते होंगे आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दिए होंगे, और वीडियो को लाइक भी कर दिए होंगे। तो साथियों इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब हम हमारा जो नया अगला जो प्रैक्टिस आएगा वो नंबर 3 आएगा, उसमें हम क्वेश्चन 1 से 50 मतलब आपका 101 से 150 तक करेंगे। अगले में 50 से और 150 से 200 तक करेंगे, और 200 प्लस 20-30 जो भी करेंगे वो फाइनल कर देंगे। तो 4 लेक्चर में हमारा पूरा वर्णमाला जो है प्रैक्टिस हो जाएगा, थ्योरी भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। उसके बावजूद अगर आपको जरूरत लगती है थ्योरी की, तो एक क्लास थ्योरी का लूंगा, वो भी 40 मिनट का, और उसमें जितने भी आपने एमसीक्यू ना सारा थ्योरी एकदम इंक्लूड कर दूंगा। और फिर आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, मैं गारंटी लेता हूँ किसी भी एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम में, वर्णमाला का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और ऐसा वर्णमाला नहीं है, ऐसे सारे चैप्टर कराऊंगा। आज नहीं, आज से 5 साल बाद भी किसी एग्जाम में बैठेंगे ना, तब भी आपका किसी क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, और नहीं बहुत बड़ा टेलीग्राम चैनल है मेरा, एक छोटा आपका भाई हूँ, और मेहनत कर रहा हूँ, और मेहनत आपके लिए ऐसी कर रहा हूँ ना, जो कि आगे आने वाले भविष्य 2 3 4 साल 5 साल ऐसा वर्क करेगा, धमाल मचाएगा। बस आपका थोड़ा सहयोग चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आपसे सिर्फ सब्सक्राइब चाहिए। एक सब्सक्राइब कर दिए, और अपने एक सब्सक्राइब करवाइए, और वीडियो को लाइक करिए बस। चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट मंथ, और बाय बाय, टेक केयर।